हेलो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजन और मैं अब लेके आया हूँ बिग डेटा की सीरीज। तो ये फर्स्ट वीडियो है। बिग डेटा, बड़ी डेटा। हाँ, यही सोचता था मैं भी पहले। बिग डेटा वो डेटा जहाँ पे आपका एक्सेल हार मान जाए, एक्सेल क्रैश हो जाए, एक्सेल हैंडल ना कर पाए। चलो थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कंपैरिजन करते हैं स्मॉल डेटा, ट्रेडिशनल डेटा जो हम अभी यूज कर रहे हैं, और दूसरी बिग डेटा। तो स्मॉल डेटा में हमारे पास क्या होता है? टेबल्स होती है, एक जो फॉर्मेट होता है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड स्कीमा होता है। अगर न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्टर है, करेक्टर यूज कर रहे हैं, हम उनसे सेंस ले सकते हैं स्ट्रक्चर डेटा से। और बट वर्ल्ड में 10% ही जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है, बाकी सभी अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब वीडियो डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, पीडीएफ, डॉक, एचटीएमएल, एक्सएमएल, व्हाटएवर यू। स्मॉल डेटा एमबी, जीबी, टीबी, यहाँ तक ठीक है, स्मॉल डेटा हो जाती से। उसके बाद बिग डेटा जाती है पीबी, ईबी, जेडबी, पेटा, एक्सा, जेटा, यूटाबाइट, अलग ही क्वांटिटी। स्मॉल डेटा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअली बढ़ती है, एक स्पीड में बढ़ती है। दूसरी तरफ बिग डेटा एक्सपोनेंशियली, एकदम से। जैसे किसको जरूरत होती है? यूट्यूब को। यूट्यूब रोज वीडियोस डाल रहा है, फेसबुक पे फोटोज डल रही है, इंस्टाग्राम पे डल रही है, ट्विटर पे ट्वीट डल रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी डेटा बढ़ती है। स्मॉल डेटा में एक ही जगह डेटा होती है, सेंट्रलाइज होती है, वहीं से सबको एक्सेस करना पड़ता है, एक ही सर्वर में होती है। यही बिग डेटा हर जगह थोड़ी 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 अमाउंट में डली होती है। स्मॉल डेटा के टाइप: ओरेकल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, एक्सेल फाइल, ये सब स्मॉल डेटा जो हम डेली यूज करते हैं। बाकी बिग डेटा के लिए यूज होते हैं एप्लीकेशंस: हडूप, स्पार्क, हाइप, बिग क्वेरी, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए। सब अपाचे के अंदर आते हैं, सब ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है। स्मॉल डेटा एक ही सिंगल नोड, सिंगल सर्वर होता है, वहीं से सबको डेटा एक्सेस करनी पड़ती है। बिग डेटा मल्टी नोड, बहुत सारे क्लस्टर होते हैं, ग्रुप ऑफ क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर में बहुत छोटे छोटे मशीन से होती हैं। क्या जरूरत क्या थी बिग डेटा की? चार वी से याद करने का तरीका है: 4V। पहला वी वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़े जा रहा था, डेटा का वॉल्यूम बढ़े जा रहा था। दूसरा वेलोसिटी, डेटा की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रहा था, स्पीड ही तेज थी। तीसरी वैरायटी, हर टाइप की डेटा, पीडीएफ, वर्ड, डॉक, वीडियो, इमेज। चौथा वेरासिटी, वेरासिटी इज अनसर्टेनिटी, डेटा बहुत ही मैसी है, क्लीन करना पड़ेगा उसको। तो वो सारा बिग डेटा के लिए बिग डेटा से ही होगा। अब चैलेंजेस क्या आते हैं अगर हम बड़ी डेटा को स्टोर करने करते हैं, उसको यूज करते हैं? तो पहला चैलेंज था स्टोरेज, कैसे स्टोर करेंगे इतने डेटा को। दूसरी प्रोसेसिंग, यहाँ से फेच कैसे करेंगे, यहाँ पे अपडेट कैसे करेंगे। तीसरा स्केलेबिलिटी, ये और भी बढ़ेगी तो आगे कैसे हैंडल करेंगे। तो जनरली डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस होता है डेटा का गोदाम। डेटा वेयर हाउस मतलब जहाँ पे हमें बड़ी डेटा स्टोर कर सकते। को बनाने के डेटा वेयर हाउस को दो तरीके थे हमारे पास: मोनोलिथिक, डिस्ट्रीब्यूटेड। मोनोलिथिक यूज चल ही रहा था, हो ही रहा था, अभी भी होता है। मोनोलिथिक मतलब जहाँ पे हमने एक सर्वर बना दिया, बहुत बड़ा सर्वर, बहुत हैवी सर्वर, जिसमें रिसोर्सेस लगा दिए इन्फानाइट अमाउंट के। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, हम काफी सारे छोटे छोटे सर्वर बना देते हैं और उन सबसे काम करवाते हैं। मोनोलिथिक में हम एक ही से काम करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास छोटे छोटे सर्वर बहुत सारे लगा दिए हमने। अब डेटाबेस प्रोसेसिंग, जो हमने डेटाबेस बनाया है उससे हम डेटा किस चीज के लिए निकालेंगे, क्या तरीके हमारे पास, क्या उनका यूज होगा। पहला ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल में CRUD ऑपरेशंस होते हैं। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। डेटा को फेच करना, डिलीट करना, अपडेट करना, रीड करना। कहाँ यूज होता है? ई कॉमर्स में, जहाँ पे लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। नॉर्मल वेबसाइट, वहाँ पे भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन रोज होती रहती है, डेटा डाला निकाला। दूसरा एनालिटिक, एनालिटिकल होती है जहाँ पे हमें एनालिटिक्स यूज करनी है, उससे ग्राफ्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी डेटा से निकाल के हमें ग्राफ बनाने हैं, इनसाइट निकालने, विजुअलाइजेशन बनानी। मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज होती है, मशीन लर्निंग में बिग डेटा बहुत सुना होगा। डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स, अब यहाँ पे हमने उसको दो तरीके से हम उसको प्रोसेस कराते हैं। पहला बैच प्रोसेसिंग, डेटा आ गया, हमने एक जगह सेव कर लिया, उसके बाद उसको फिर पूरा डेटा इकट्ठा एक साथ भेजा, तो ये एक बैच बना बना के हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा स्ट्रीम प्रोसेसिंग, रियल टाइम, जहाँ पे हम डेटा को रियल टाइम के साथ ही उससे प्रोसेस कर रहे हैं, रियल टाइम से ही उससे खेल रहे हैं डेटा से। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में जो यहाँ पे कंटेंट एकदम लाइव चल रहे होते हैं, और जितने भी ये यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब रियल टाइम डेटाबेस यूज करते हैं। अब जैसे जैसे ये बिग डेटा आता गया, तो हमें जरूरत थी कुछ ऐसे डिवाइस की कि जहाँ पे हम ये सब चीजें, टूल की, सॉफ्टवेयर की, इन सब को स्टोर कर सकें। तो गूगल ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया 2003 में। उसने रियलाइज किया कि कुछ निकालना पड़ेगा, तो उसने एक अपना ही फाइल सिस्टम बनाया कि जीएफएस नाम दिया, उसका एक पेपर निकाला, रिसर्च पेपर निकाला, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। 2004 में फिर उसने उस डेटा को यूज करने का जो जीएफएस निकाला, गूगल फाइल सिस्टम, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए निकाला एमआर, मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस को आगे बढ़ेंगे हम। 2004 में निकाला उसने मैप रिड्यूस, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वहां गूगल ने ये दोनों पेपर उठाए और इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका नाम दिया हडूप। 2009 में
धीरे-धीरे टाइम के साथ वो अपाचे के अंडर आ गया। अपाचे वही ओपन सोर्स मैनेज करता है, सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, मैनेज करता है। तो 2009 में उसने हडूप का 1 वर्ज़न निकाल दिया। 1 वर्ज़न में 2 ही चीज़ थी, एसडीएफएस और मैप रिड्यूस। जो जीएफएस था वहाँ पे नाम दे दिया उन्होंने एसडीएफएस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और 2013 में आया हडूप 2.0। हडूप 1.0 और 2.0 में क्या डिफरेंस था, ये अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब हडूप के 3 कंपोनेंट। सबसे पहले हडूप है क्या? हडूप एक फ्रेमवर्क है, ओपन है, ओपन सोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस काम आता है? बिग डेटा में, बिग डेटा के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें डेटा मैनेज करने के, स्टोर करने में, प्रोसेस करने में। तो यहाँ पे 3 चीजें। सबसे पहला एसडीएफएस, जो जीएफएस था गूगल ने जो नाम दिया था, यहाँ पे इन्होंने हडूप को नाम दिया एसडीएफएस। तो एक स्टोरेज यूनिट है जिसमें एक स्ट्रक्चर है, इसमें हम कुछ भी सेव कर सकते हैं, हर टाइप का स्ट्रक्चर, और कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, वर्कर नोड और मैनेजर नोड। एक मैनेजर नोड होती है, बाकी सारी वर्कर नोड होती हैं। वर्कर नोड असिस्ट करती है, डायरेक्शन देती हैं उसको। जो वर्कर नोड होती है उसमें सारी सारी डेटा सेव होती है। मैनेजर नोड में मेटा स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी कंटेंट की कौन सी फाइल कहाँ पे है वो सेव होता है मैनेजर नोड में। दूसरा मैप रिड्यूस। अब मैप रिड्यूस इसका कंप्यूटिंग इंजन है, जो सारे काम करता है वो सारा मैप रिड्यूस करता है। तो मैप रिड्यूस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैप एंड रिड्यूस। मैप क्या करता है? सारी डेटा को ट्रांसफर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग सर्वर पे, और ये सारा कंटेंट सेव होता है वर्कर नोड पे। जब भी रिक्वेस्ट आती है मैप रिड्यूस के पास आती है, मैप क्या करता है? वो सारी डेटा दूसरे दूसरे सर्वर से लेके आता है, रिड्यूस उसको कंबाइन करता है। तो मैप रिड्यूस दोनों एक साथ काम करते हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है इसका यार्न, जो कि 1.0 वर्जन में नहीं था, 2.0 वर्जन में आया। तो यार्न इज अ रिसोर्स मैनेजर। ये क्या करता है? वही काम जो हमने पहले बताया है। यार्न में ये चीज वर्कर नोड सारे उसको डायरेक्शन रिसीव करता है मैनेजर नोड से। तो इसमें रिसोर्स मैनेजर जो चलता है वो हम इंस्टॉल करते हैं मैनेजर नोड पे, और सारी वर्कर नोड पे इंस्टॉल्ड होता है नोड मैनेजर। नेक्स्ट स्लाइड, ईटीएल टूल्स। तो ईटीएल क्या है? ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। अब जैसे जैसे इतने बड़े डेटा वेयर हाउस सर्वर आए, डेटा मैनेज करने के लिए आए, तो यहाँ से डेटा इसको चाहिए भी, डेटा कहाँ से लेके आए? तो डेटा लाने के लिए हमने ईटीएल टूल्स निकाले, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। एक्सट्रैक्ट क्या करता है? छोटे छोटे जो डेटाबेस सर्वर है वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। ट्रांसफॉर्म बेसिकली डेटा पे काम, प्रोसेस करना, उसको क्लीन करना, मिसिंग वैल्यूज हटाना, आउटलायर्स हटाना, उसको अच्छे से फॉर्मेट में लेके आना, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाना। और एल मतलब लोड। लोड डेटा वेयर हाउस में लोड करेगा, जो बड़े बड़े डेटा सर्वर है वहाँ पे। तो इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, बहुत सारे हैं, कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे कि सैप बॉट्स। सैप फेमस है। सैप के लिए बीओडीएस है, बिजनेस ऑब्जेक्ट डेटा सर्विसेज। इन्फॉर्मेटिका ओपन सोर्स है, अपाचे कैमल ओपन सोर्स है, अपाचे के अंडर आता है। एस आई एस, एब इनिशियो, टैलेंट, रैपिड माइनर, और भी बहुत सारे हैं। हडूप इकोसिस्टम। तो हडूप के साथ काफी सारे सर्वर्स और टूल्स और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हुए। क्यों? क्योंकि हडूप तो बेसिकली था जावा में था, इसको रिटर्न जो किया था वो जावा में किया था। मैप प्रोड्यूस इसका जो फंक्शन था जावा में रिटर्न किया था। अब जावा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जावा एक छोटी सी चीज को भी लिखने के लिए एक पेज के कोड लिखने पड़ते हैं। डेटा डेटा यहाँ से निकालने के लिए, डेटा इसमें डालने के लिए हमें जावा का यूज करना था। अब यहाँ पे फेसबुक ने एक इनिशिएटिव लिया। फेसबुक ने देखा कि बिग डेटा यूज करने के लिए मुझे जावा के इंजीनियर रखने पड़ेंगे, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। तो उसने एक इन्वायरमेंट, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम दिया उसने हाइव। हाइव को उसने बनाया जावा पे और इंटीग्रेट किया एसक्यूएल के साथ। तो हाइव में उसने इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया कि जो यूजर्स है, एंड यूजर, वो हाइव में एसक्यूएल क्वेरीज लिख सके और डेटा आ जाए। हाइव जो बात करेगा हडूप से, वो जावा में बात करेगा, बट जो यूजर है वो बात करेगा उससे एसक्यूएल में। तो हाइव एक बीच में आ गया, यूजर और हडूप के बीच में, एंड यूजर और हडूप के बीच में। तो हाइव एक नाम से ही पता चल रहा है, मधुमक्खी का छत्ता। तो हाइव क्या करेगा? एक जगह से डेटा निकाल के दूसरी जगह देगा। तो ये एक डेटा वेयर हाउस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि बताया, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई डेटाबेस नहीं है, जो कि हडूप का यूज करके बनाया है। इंटरनली इसमें भी मैप रिड्यूस ही यूज होता है, कि जैसे कि हाइव भी जावा पे ही बना है, और इसमें एनालिटिक्स के काफी इनबिल्ट फंक्शंस हैं। फिर पिग आया। पिग था सीएलआई टूल, जो कि ईटीएल के लिए बहुत ज्यादा यूज होता था। इससे 2 ही चीजें होती थी, क्लीनिंग और कन्वर्जन। क्लीनिंग मिसिंग वैल्यूज वगैरह हटाना, कन्वर्जन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डालता था। इंटरनली ये भी मैप रिड्यूस ही यूज करता था, बट बहुत कम कंपनियां यूज करती हैं पिग को, बहुत ही कम।
तो क्यों? क्योंकि पिग को रिप्लेस कर दिया स्पार्क ने। स्पार्क स्पार्क एक नई चीज आई जो कि इस एग्जैक्ट डेफिनेशन, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल पर्पस इन मेमोरी कंप्यूट इंजन। तो ये एक कंप्यूटिंग पावर थी जो कि हडूप में थी, मैप रिड्यूस। अब पिग को अपाचे स्पार्क ने रिप्लेस कर दिया, बट उसमें दो चीज होती थी, क्लीनिंग और कन्वर्जन। स्पार्क में इसके अलावा बहुत सारी चीज होती थी। स्पार्क लिखा गया स्केला में, बट इसका जो कोड है वो जावा, स्केला, पाइथन और आर किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। अब हमारे पास कुछ लोग स्पार्क और हडूप को कंपेयर करते हैं, बट कंपेरेबल नहीं है। हडूप हमें तीन चीज देता था, स्टोरेज, कंप्यूट इंजन और रिसोर्स मैनेजर, बट स्पार्क हमें एक ही चीज देता है, सिर्फ कंप्यूटिंग पावर। स्पार्क में भी हम मैप प्रोड्यूस भी यूज कर सकते हैं, बट अब इसका कैसे यूज करते हैं? स्पार्क डिपेंडेंट नहीं है हडूप पे। ये डिपेंडेंट तभी होगा अगर ये बाकी दोनों चीजें, अब इसको दोनों चीज भी चाहिए, रिसोर्स मैनेजर भी चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए। इसके पास तो सिर्फ कंप्यूटिंग पावर है, तो स्टोरेज हम कैसे यूज करते हैं? अब जैसे हडूप में हमारे पास ये तीन चीज होती हैं, जैसे कि बताया था पहले। अब यहाँ पे मैप प्रोड्यूस को उसने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे स्पार्क आ गया, कंप्यूटिंग इंजन हमारा स्पार्क हो गया। बट अभी यहाँ पे हमारा यूज जो स्टोरेज हो रहा है वो एसडीएफएस हो रहा है और रिसोर्स मैनेजर हमारा यार्न हो रहा है। यार्न इज येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये रिसोर्स मैनेज करता है, तो दैट्स वाई रिसोर्स नेगोशिएटर। अब अगर हमें स्पार्क में एसडीएफएस और यार्न नहीं यूज करना, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टोरेज में हम यूज कर सकते हैं लोकल स्टोरेज, या फिर अमेजोन का S3 बकेट जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है अमेजोन AWS क्लाउड पे। या तो हम इसमें यार्न की जगह रिसोर्स मैनेजर यूज कर सकते हैं, क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज मैनेज करता है डॉकर को, सारे जो डॉकर कंटेनर है उनकी मैनेजिंग करता है क्यूबरनेटीज। मेसोस्फेयर ये भी एक रिसोर्स मैनेजर है। तो हम अगर हमें स्पार्क हमें यूज करना है और हमें हडूप पे डिपेंडेंट नहीं होना, तो हम अनदर सोर्सेज यूज कर सकते हैं अनदर वेंडर से। अभी तक सारी बात चल रही थी बैच प्रोसेसिंग की, जहां पे हमने डेटा इकट्ठा कर लिया एक बार में और फिर उसको प्रोसेस करा रहे हैं। बट स्ट्रीमिंग, जहाँ पे रियल टाइम पे, जैसे वीडियो यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीम होती है, वो रियल टाइम स्ट्रीम होती है। ऐसी हमारे पास डेटा की भी रिक्वायरमेंट आ गई कि रियल टाइम पे डेटा स्ट्रीम करी जाए। तो फिर सबसे पहले अपाचे ने ही निकाला था स्टोम, बट स्टोम इतना चला नहीं, तो उसके बाद आया फ्लिंक। फ्लिंक ने यूज किया स्पार्क और स्टोम दोनों को मिला के फ्रेमवर्क बनाया जो कि सपोर्ट करता है स्ट्रीमिंग भी और बैच प्रोसेसिंग भी। दूसरा आया स्ट्रीम एसक्यूएल। एसक्यूएल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया स्ट्रीम एसक्यूएल, जो कि स्ट्रीम कर सके। फास्ट था, इजी टू यूज था और इनबिल्ट इसमें एनालिटिक्स के टूल थे। फिर आया काफका। काफका एक ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं जो हमारे पास डेटा आ रही है। और इसमें इनबिल्ट कैपेबिलिटी थी फॉल्ट टॉलरेंस की और डेटा रिडंडेंसी की। और जैसे कि उबर, नेटफ्लिक्स, एक्टिविजन, नॉट, स्पॉटिफाई, स्लैक, पिंटरेस्ट, कोर्सेरा, लिंक्डइन, सब काफका यूज करते हैं इस समय। स्कूप और फ्लूम। स्कूप स्कूप वही आइसक्रीम वाला स्कूप। क्या काम करता है स्कूप? एक जगह से निकाल के आइसक्रीम दूसरी जगह देता है। यहाँ पे भी यही है, इट्स ए डेटा इंजेक्शन, डेटा खाता है और ट्रांसफर करता है डेटा दूसरी जगह। स्कूप और फ्लूम में डिफरेंस क्या है? स्कूप क्या होता है, सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस से डेटा निकाल के हडूप को देता है। इन दोनों में ही टू एंड फ्रॉम होता है, हडूप से निकाल के एसक्यूएल में, एसक्यूएल से निकाल के हडूप में। बट फ्लूम बहुत सारे सोर्सेज सपोर्ट करता है, हर टाइप के डेटाबेस सपोर्ट करता है जो कि एसडीएफएस में इंफॉर्मेशन और डेटा भेज सके। बट दूसरा डिफरेंस, स्कूप की जो जॉब होती है एक ही बार चलती है, बाकी बार चलानी है तो आपको शेड्यूलर पे शेड्यूल करनी पड़ती है। फ्लूम अपने आप ही चलता रहता है, उसमें हम डिफाइन कर देते हैं एक ही बार, फिर वो अपने आप ही चलता रहता है, टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंसी उसमें सेट हो जाती है। स्कूप में मैप प्रोड्यूस फंक्शन यूज होता था, फ्लूम में नहीं होता था। अब जैसे कि हम एक डेटा देते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स जो कि डेटा बना रहा है, सिंक जो कि यूज कर रहा है। तो ये दोनों चीज फ्लूम में होती थी। इन दोनों के बीच में, सोर्स और सिंक के बीच में दो चैनल होते थे, मेमोरी और फाइल। मेमोरी वही जो रैम होती है हमारी, तो इससे क्या होता था, हमारा थ्रूपुट बढ़ गया बट रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो गई क्योंकि ये वोलेटाइल होती है। फाइल ये रिलायबिलिटी बनाता है बट थ्रूपुट थोड़ा कम कर देता है। अब इन चैनल का यूज क्या था? चैनल में एक चीज था, अगर कुछ फेलियर हो गया तो हमारी डेटा जो लॉस्ट नहीं होती थी, हमारी चैनल में रह जाती थी। और ये हमारा स्कूप में नहीं था, ये फ्लू में हमें एडवांटेज था। ऊजी
ऊजी एक टाइप का शेड्यूलर है जो कि हडूप की जो जॉब है डेटा ऑपरेशंस की, CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, ये सारे हम इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। तो इन दोनों को शेड्यूल करने के लिए हम XML फाइल यूज करते थे। दो फाइल होती थी, वर्कफ्लो और कोऑर्डिनेटर। वर्कफ्लो में हमें दो चीज डिफाइन करनी होती थी, एक्शन और कंट्रोल। एक्शन हमें किस से क्या करवाना है, कंट्रोल हमें कोई भी प्रोग्रामिंग का, हम इसमें ऊजी में दो फाइल होती थी, वर्कफ्लो और कोऑर्डिनेटर। वर्कफ्लो में दो टैग्स होते थे, एक्शन और कंट्रोल। कंट्रोल में हम डिसीजन देते थे, हमें स्टेटमेंट देते थे कि हमें क्या करवाना है, और एक्शन में होता था हमें किस से करवाना है, हाइव, पिक, पाइथन, ईमेल, मैप, रिड्यूस, स्पार्क, एक्शन। कोऑर्डिनेटर हमें इसमें हम डिफाइन करते थे कि कैसे हमें करवाना है, किस टाइम पे हमें डेटा फैच करवानी है, किस टाइम पे हमें हडूप की जॉब परफॉर्म करानी है। तो इसमें स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलता रहे, और हम इसमें जो फाइल का नाम बने वो कह देते हैं। पहली वीडियो में इतना ही, दूसरी वीडियो जल्दी आएगी। क्वेश्चंस, डाउट्स कमेंट बॉक्स में डालो। यहाँ तक आए हो मतलब वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों को भी फैलाना जो बिग डेटा के बारे में जानना चाहते हैं, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।